कभी आपने सोचा था कि लाहौल स्पीति से संबंध रखने वाला एक युवा जब फोर्सेस ज्वाइन करेगा तो सीधा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाएगा? मैं सच्ची बताऊं तो मेरे माइंड में ये कभी आया नहीं था कि मैं ये करूंगा। यस, जब मैं वो तो बचपन से था कि नहीं मैं कुछ तो करूंगा। उस वक्त जो नशा था एवरेस्ट का, जो सुनते थे और कि भाई एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीक, उसमें आपको पहले ही एक्सपीडिशन में आई वाज फॉर्चुनेट, फर्स्ट एक्सपीडिशन में मेरे को मौका मिला। तो भाई हुक एंड क्रुक जो है इसमें छोड़ के आना तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए इससे बड़ी बेवकूफ़ी, और आप ज़िंदगी भर जो रिपेंट करोगे। तो वो सब चीज़ माइंड में चल रहा था, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है और ITBP का भी मैं लाख लाख शुक्र कहूँगा कि इन्होंने मौका दिया और वेरी फर्स्ट एक्सपीडिशन में हम ऊपर पहुँच गए और फिज़िकली मैं बहुत फिट था। क्या कोई ऐसी पीक है जिस पर आप चढ़ना चाहते थे जो आपकी आज भी आपको फैसिनेट करती होगी, या लगता है यार इस पहाड़ी पर ज़रूर एक्सपीडिशन करना चाहिए था? है एक नहीं कई सारे हैं संदीप। तो जब आप क्लाइंबिंग शुरू करते हो तो आपके दिमाग में तो रहता है यार काश इसमें भी मौका मिलता, उसमें भी मौका मिलता। कौन सी? और पर्टिकुलर एक पीक के लिए बारे में तो गलत होगा, लेकिन देयर आर मेनी। मैं बड़ी इच्छा थी K2 जैसे पीक में मौका मिले, कंचनजंगा जैसे पीक में जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। वहाँ रियल सेंस में आपकी टेक्निक टेस्ट होता है। हम आए दिन सुनते हैं इस ग्रुप ने जो है एवरेस्ट क्लाइम किया, यंगेस्ट ने किया, ओल्डेस्ट ने किया, कोई फिज़िकली चैलेंज ने किया, पर क्या इतना आसान है एवरेस्ट को क्लाइम करना? नहीं, एवरेस्ट को क्लाइम करना मैं नहीं कहूँगा किसी भी कीमत में कि आसान है। 2 बार इतनी नज़दीक आप एवरेस्ट के पहुँचे, फिर वापस क्यों आना पड़ा? तो 96 में संदीप ऐसा रहा है कि जो हमारी फर्स्ट जो टीम गई थी उसमें ये 7 लोगों की टीम थी। उसमें 3 लोग थे जो ऊपर समिट में पहुंचे जी। ये तीनों चढ़ने के बाद वापस ये उतर नहीं पाए, नीचे पहुंचे नहीं, उनकी रास्ते में डेथ हो गई। व्हाट आई फील इज़ क्लाइंबिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ सेविंग, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर हम लोग अपने क्लाइंबिंग को फोरगो करके किसी को बचाते हैं, जो कि हमने 96 में किया, तो मेरे ख्याल से उसका सेटिस्फेक्शन वही महसूस कर सकता है जिसने ये एक्सपीरियंस किया हो। तो वो खत में क्या लिखते हैं आप? खत में ये लिखा, रिटायरमेंट के बाद आए तो उनका चिट्ठी स्पेशल एक DO लेटर आया हुआ, डेमी ऑफिशियल लेटर। तो इसमें लिखा है, सर आपका छोटा भाई हूँ जी। और उसने थोड़ा मेरे को इमोशनल भी कर दिया, आपका छोटा भाई हूँ और मेरे को बड़ी खुशी होगी कि भाई आपके कभी भी कोई भी काम आपके में आ सकूँ, और बाकी तो आपको पता ही है कि मैं आपका दिया हुआ ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है। बिल्कुल। कि जब आपको ऐसे अपने यंगस्टर्स या अपने जूनियर ऑफिसर्स ऐसे लिखते हो तो इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन मेरे ख्याल से क्लाइंबिंग में नहीं हो सकता है। किस तरीके से आप देखते हैं कि एवरेस्ट को भी गंदा करने में इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है? हिमाचल की ऊंची ऊंची वादियों पर टूरिस्ट फुटफॉल, क्लाइंबर, माउंटेनियर फुटफॉल बढ़ा है, और जिस तरीके से गंदगी इन इलाकों में बढ़ती जा रही है, आप इस इंसिडेंट को किस तरीके से देखते हैं? दुख होता है? बहुत दुख होता है, और ख़ासकर क्लाइंबर्स को और माउंटेनियर्स को तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा ऐसा करता होगा, क्योंकि माउंटेनिंग में ये बाकायदा टीचिंग होती है कि आप जैसे एज इट इज़ माउंटेन को हम छोड़ के आते हैं। हम लोग भी 3-3, 4-4 क्विंटल हम लोग वहाँ से वेस्ट था वो लेके आए थे, गार्बेज, और नीचे गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया था, नेपाल में भी, चाइना में भी। 100 से ज़्यादा अवार्ड्स आप ले चुके हैं अलग अलग तरीके से। आप किस तरीके से देखते हैं? अब आप रिटायर हो चुके हैं फोर्स से, अब प्रेम सिंह क्या करने जा रहे हैं? अभी तो मैं कुछ तो कुछ छोटा मोटा एक्टिविटीज़ में कर रहा हूँ संदीप अपने से। खासकर ये देखो मेरा घर जहाँ पर है माउंटेन के बगल में है, तो मेरे ये माउंटेन ही मेरे को अट्रैक्ट करके लाया है। तो बगल में मेरे पहाड़ है, इसको सुबह उठ के मैं निहारते रहता हूँ और सुबह शाम ट्रैक करता हूँ। मेरे यार दोस्त हैं विक्रम वगैरह, जिनके साथ मैं ट्रैक करता हूँ। तो ITBP ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। आई थिंक आई गॉट मोर देन व्हाट आई डिज़र्व। तो इस जो बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है, नो ग्रज, और हाईएस्ट अपने फोर्स के हाईएस्ट तो नहीं कहूँगा, मैं अजी रैंक तक पहुँचा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। एक अवार्ड मेरे को हाल ही में श्रेयस अवार्ड मिला, यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो कि मैंने
उर्वशी रौतेला जो एक्ट्रेस है, और जो हमारे युवराज है, युवराज सिंह क्रिकेटर, वो हो गए, और सुभाष चंद्रा जी न्यूज़ के जो आप ही के जो वो है, हाँ जी, तो ओनर हैं, तो उनके साथ मैंने शेयर किया। ये हम 4 लोगों को दिया गया। ये बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान था। और अवार्ड तो आपको जो है स्टेज पे बुला के आप अवार्ड कुछ भी दे दो, कोई भी सर्टिफिकेट दे दो, उससे बड़ा ऑनर कुछ भी हो ही नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ जो है हमारे ज़िंदगी की कमाई है, उसको कभी कभी उसको निकाल के देखते रहते, पन्नों को पलटाते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, भाई देखो हमने क्या कमाया, क्या खोया है। नमस्कार, जी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप सिंह। आज हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को 2 बार फतेह कर चुके हैं। इसके अलावा आईटीबीपी में बतौर आईजी ये रिटायर हुए हैं। आईजी प्रेम सिंह इनका नाम है। सर, स्वागत है जी पॉडकास्ट में। थैंक यू संदीप। सर, आपसे बात करने के लिए तो मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, क्योंकि एवरेस्ट हर किसी को फैसिनेट करता है। आप तो माउंटेनर रहे हैं, आप एक सैनिक रहे हैं, देश की सेवा कर चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं जब आपने एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया था और उसके बाद से अब तक बहुत सारी ऐसी बातें आपके जहन में आती होंगी जो कभी आप किसी से बोल नहीं पाए। वही बातें हम आपसे जानना चाहते हैं। शुरुआत कोई आपकी चॉइस से करते हैं। संदीप, मैंने 1992 में फ़र्स्ट एक्सपीडिशन किया था, और मेरा पहला एक्सपीडिशन ही एवरेस्ट था। ये रूट हमने साउथ ईस्ट रूट बोलते हैं, जिसको ट्रेडिशनल रूट कहते हैं जी, जहाँ से तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी ने चढ़ाई की थी। तो उस एक्सपीडिशन में मेरे को तो इन्होंने एज अ स्पोर्ट एलिमेंट लिया था, क्योंकि मैं मेन क्लाइंबर में नहीं था, क्योंकि वो मेरा पहला एक्सपीडिशन था। और मेरी रिकॉर्ड अच्छी थी, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग में मैं सॉर्ड ऑफ ऑनर रहा हूँ। फिर मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स आईटीबीपी से की, उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। फिर हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमर्ग से आर्मी के अंडर कोर्स किया माउंटेन वारफेयर, उसमें भी मेरी फर्स्ट पोजीशन रही। फिर इन्होंने एडवांस कोर्स के लिए आईटीबीपी ने मेरे को HMI दार्जिलिंग भेजा, तो उसमें भी मेरे को अल्फ़ा ग्रेडिंग आई थी। तो ये था कि यंग माउंटेनियर को ढूंढ रहे थे, यंग ऑफिसर्स को, कि भाई अपने नेक्स्ट टीम तैयार करने के, नेक्स्ट लीडर्स तैयार करने के लिए। तो जैसे जवानों को ऐड कर रहे थे, इंक्लूड कर रहे थे, वैसे उन्होंने मेरे को भी इंक्लूड किया ट्रायल पे टेस्ट करने के लिए कि ग्राउंड में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो मेरा अच्छा रहा कि मैं थ्रू आउट आगे रहा हूँ, और फिज़िकल फिटनेस तो थी, और नौकरी ज्वाइन किया भी ज़्यादा समय हुआ भी नहीं था। और जब आगे गए तो चलते चलते ऐसा मौका आ गया कि मेरे को थ्रू आउट इन्होंने आगे रखा। जी, आगे रखा तो थोड़ा मेरे को ये भी कहूँगा कि बीइंग हाईलैंडर लेवल के होने का फ़ायदा एक शायद वो भी मेरे लिए एडवांटेज था। तो थ्रू आउट आगे रहा, तो आखिरी में भी 12 टीमों में हमारी टीम सबसे पहले पहुंची जी, और उस 12 टीमों में भी हमारे जो ग्रुप है, जो हमारी रॉप कहते हैं, जिसमें हम 3 लोग थे, SD शर्मा जो हिमाचल के थे, और मंडी के मैं, और कन्हैया लाल उत्तराखंड के थे। वो दोनों कंचनजंगा चढ़े हुए थे। मेरे को एडवांटेज था, उनकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी थी, तो उन्हीं के साथ मेरे को इन्होंने शामिल किया। तो हम तीनों जो है आगे रहे। और आप हैरान होंगे कि आजकल शर्पाओं के बगैर नहीं जाते हैं, तो हम लोग ऐसा मौका हो गया कि हम लोग शर्पा हमने नहीं लिया जी, और उन्होंने जो लास्ट कैंप हमारे साउथ कोल में लगता है, तो वहाँ से हम 3 ही गए, और फाइनली हम चढ़ के आ गए 10 मई 1992 को। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि क्योंकि ग्राउंड में हमने खुद रस्से लगाए, रास्ते खोले, क्योंकि माउंटेनिंग में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये यंगस्टर्स के लिए भी होगा ये मैसेज जी, कि 2 चीज़ मेरी समझ में आती है। अगर इतने सालों की क्लाइंबिंग देख के मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो जो भी सिखलाई में बताया जाता है और जो आप ग्राउंड में एक्सपीरियंस करते हो, तो 2 चीज़ का आपका मेन है। रादर मैं कहूँगा 3 चीज़। एक तो नंबर 1 तो आपको रस्से लगाने आने चाहिए, मीन्स रास्ता खोलना आना चाहिए, माउंटेन को रीड करना आना चाहिए, तभी आप रास्ता खोलोगे। उसके अलावा कभी आप गिर गए खुद, सबसे पहले तो सेल्फ रेस्क्यू आना चाहिए। तीसरी और चौथी बात मैं ये कहूँगा कि भाई आप कोई बाय चांस कभी कोई आदमी गिर जाता है, उसको रेस्क्यू की आवश्यकता हो, तो आप रेस्क्यू की पोजीशन करने की पोजीशन में होनी चाहिए। ये सब आप तभी कर पाते हो जब आप टेक्निकली अच्छे हो और माउंटेन में समझते हो कि आप माउंटेन के साथ अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, स्नो कंडीशंस को, रॉक की कंडीशंस को, माउंटेन की कंडीशंस को आप अच्छे से पढ़ लेते हो,
तो मेरे ख्याल से रेस्क्यू वगैरह करना आपको आसान हो जाता है। तो ये बहुत कुछ सिखा गया। तो आज के क्लाइंबिंग में देखते हैं डिफरेंस बहुत हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आया। अब क्लाइंबिंग ओवरनाइट लोग जाके चढ़ के आते हैं। और तब की क्लाइंबिंग में आपको मैं भी ये भी बताना चाहूँगा, हमने 1 साल की तैयारी की थी और जो हमारी बेस कैंप से समिट और समिट से बेस कैंप, आप हैरान होंगे, हमारे को 60 दिन लगे थे। आज जो वही क्लाइंबिंग लोग 5-7 दिनों में करके आते हैं। तो जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, सिखलाई होती है, हमने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हुए, रास्ता खुद लगाते हुए, खोलते हुए और स्टेज कैंप में। और मेरे को ये भी यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, मैंने 19 टाइम्स लॉर्ड फैली की थी जी। 18,000 में बेस कैंप लगता है, 18 से फिर नेक्स्ट 21 में, फिर 22 में, फिर 23 में, फिर 26,000 फीट में जी। तो ये सब में जो है हमने लॉर्ड फेरी की थी। अब लॉर्ड फेरी का मतलब ये नहीं कि आप बोझा उठाओ और ऊपर छोड़ के आओ, देयर इज़ ए रीज़न बिहाइंड दैट। जब आप करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप यू आर गोइंग थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्लेमेटाइजेशन। तो आप उस प्रोसेस में जाते हो, उसी में आप थोड़ा सामान भी छोड़ के आते हो। आप अपनी कैपेसिटी भी चेक करते हो कि मैं कितना सामान उठा सकता हूँ, क्योंकि लास्ट में जब आप क्लाइंब के लिए जाते हो फाइनल समिट, तो उस दौरान जो है सब आप खुद को उठाना होता है। तो उस दिन उसका भी मैं मेंशन करना चाहूँगा। आज जो है सिलेंडर 2.5 किलो का आता है जी। उस वक्त जो सिलेंडर था 7.5 kg का एक सिलेंडर था। तो आई वाज कैरिंग 2 सिलेंडर्स, रस्से, पानी, स्पेयर ग्लव्स और चश्मा और टोपी, दस्ताने, जो कुछ स्पेयर उठा के, तो ऑल टुगेदर इट वाज अराउंड 19 kg जी। और टेक्निकल इक्विपमेंट सब मिलाकर। तो उस स्थिति में क्लाइंब करके आना, और जो अब के क्लाइंबिंग हम देखते हैं बहुत चीज़ें चेंज हो गई। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी भी अच्छे है, डिवाइसेस अच्छे आए, उस वक्त ये सब चीज़ें नहीं थी। तो बहुत सारे हैं, चेंजेस हैं, तो समय के हिसाब से चेंजेस आनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो बेसिक्स है, वन शुड नॉट फॉरगेट द बेसिक्स। जो आपको ट्रेनिंग सेंटर्स में इंडिया में तो बहुत सारे अभी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं जी। हमारे हिमाचल में ही देखते हैं तो मनाली में है, उत्तराखंड में है, और JNK में हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं, इस तरह कई सारे हमारे लद्दाख में हैं इंस्टीट्यूशंस हैं। वहाँ आई एम श्योर वो सब चीज़ बेसिक्स वही है जो पढ़ाया जाता है, उस चीज़ को हमारे को फॉलो करना चाहिए। इससे ये होगा कि आपका नुकसान होने का चांसेस, आपको चोट लगने का चांसेस, गिरने का, या कोई ऐसा माउंटेन में मिसहैप हो जाए, इन सब का चांसेस कम रहता है। आप सिखलाई आपकी अच्छी हो तो। कभी आपने सोचा था कि लाहौल स्पीति से संबंध रखने वाला एक युवा जब फोर्सेस ज्वाइन करेगा तो सीधा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाएगा? संदीप, शुरू में सच्ची बताऊं तो मेरे माइंड में ये कभी आया नहीं था कि मैं ये करूंगा। यस, जब मैं वो तो बचपन से था कि नहीं मैं कुछ तो करूंगा, कुछ मैं अच्छा चीज़ करूंगा। एंड भगवान को भी प्रार्थना करते थे कुछ हमारे को सही रास्ता दिखाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप का, भाइयों का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो जब ITBP में, उससे पहले मैं बैंक में रहा हूँ, 2-3 साल मैंने बैंक में नौकरी की। फिर जब ITBP ज्वाइन किया, बिकॉज फोर्स में मेरे को बहुत शौक़ था। जब ITBP में ज्वाइन किया तो मेरे लिए तो सब चीज़ खुल गया, द्वार खुल गया, मैं ये कहूँगा। क्योंकि जो मेरे चॉइस का फोर्स है मेरे को वो मिल गया, क्योंकि मैंने बचपन से ITBP को देखा था। तो मोर ओवर ITBP माउंटेन्स में डिप्लॉयड है, तो माउंटेन से ऐसे अफेक्शन था। रहने वाले हम लाहौल के, तो माउंटेन से आपको ऐसे लगाव रहता है, आपको आधा एडवांटेज ऐसे ही मिल जाता है जी। तो सोचा नहीं था कि ऐसा है। ये जैसे जैसे आगे बड़े होता गया, और यस मेहनत बहुत की। चाहे बेसिक ट्रेनिंग में इतने सारे ऑल ओवर इंडिया से ऑफिसर्स आए थे, उनके बीच में फर्स्ट पोजीशन आना, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का सोल ऑफ ऑनर मेरे पास है जी। उसके बाद फिर ये जो 3 कोर्स मैंने गिनाए, आर्मी में, ITBP में एक्सक्लूसिवली माउंटेनियरिंग कोर्स था, HMI दार्जिलिंग में, जहाँ पर तेंजिंग नोर्गे जी हमारे इंस्ट्रक्टर रहे। तो किसी समय में, लेकिन मैंने उनके अंडर नहीं किया। तो वहाँ के इंस्टीट्यूशन बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है HMI। तो इन सब में जब करने के बाद पोजीशन आया, अच्छा आया, तो नेचुरली फिर थोड़ा सा मेरी आंखें खुल गई कि नहीं मैं आप अच्छा कर सकता हूँ, मेरे को अब जो है माउंटेनिंग करना है। तो उन्होंने उसमें लास्ट मेरे रिपोर्ट में, आई स्टिल रिमेंबर, इट इज़ विद मी, ही इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर दी
एक्सपीडिशंस ये लिखा हुआ था। फॉर एवरेस्ट, हाँ, फॉर एक्सपीडिशंस। एक्सपीडिशंस, ऑल तो ये एक्सपीडिशंस। किस्मत मेरी अच्छी थी कि एवरेस्ट में मेरी सिलेक्शन होना तो नहीं था। मैंने एक चिट्ठी अपने डीआईजी ट्रेनिंग को लिखा कि मैं लेह में मैं पोस्टेड था कि भाई मैं फलाना हूँ, रिसेंटली पास्ड आउट और मेरा ये प्रोफाइल है। ज़्यादा प्रोफाइल तो था ही नहीं। 3 ये कोर्सेज़ किए थे माउंटेनिंग के, एक बेसिक ट्रेनिंग जो 1 साल का होता है जी। तो वो बताया, और कुछ इंस्ट्रक्टर्स ने भी, हमारे जो ट्रेनर्स थे उन्होंने भी उनको कन्वे किया होगा। उन्होंने बोला नहीं, इनको ले लो। तो उन्होंने मेरे को इंक्लूड किया। तो वहाँ ग्राउंड में पहुँचने के बाद देन आपको प्रूव करना होगा। मेरे को लगा कि करना चाहिए, प्रूव करना होगा। तो जब ग्राउंड में करने लगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो मेरे को लगा नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो रास्ता खुलता गया, आगे चलते गए और करते करते जो है समिट में पहुंच गए। तो दिस इज हाउ इट हैज़ हैपेंड। तो ये जोश जोश में जो आपने ये कारनामा दिखाया, कभी बीच में ऐसा लगा कि यार जोश में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, सबकी नज़रें भी हैं, थोड़ा टफ स्टेप तो नहीं ले लिया कहीं? नहीं, ऐसा सही बताऊं तो ऐसा नहीं लगा। एक्साइटमेंट बहुत थी। एवरेस्ट जब हम पहली बार चढ़े तो बिलीव मी, एस.डी. शर्मा और हम जब क्लाइम कर रहे थे तो दोनों में ये एकदम डिसाइडेड था कि ज़िंदगी कुछ भी हो जाए, हाथ पैर कुछ कट जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हाथ पैर कटता है फ्रॉस्टबाइट की वजह से और ठंड ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ होता है, किसी को चोट लगता है। बट वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड, फिजिकली प्रिपेयर्ड। नहीं, कुछ भी हो बस चढ़ना है, एक बार चढ़ के आना है। क्योंकि उस वक्त जो नशा था एवरेस्ट का, जो सुनते थे और कि भाई एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीक, उसमें आपको पहले ही एक्सपीडिशन में, आई वॉज फॉर्चुनेट, फर्स्ट एक्सपीडिशन में मेरे को मौका मिला। तो भाई हुक एंड क्रुक जो है इसमें छोड़ के आना तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए इससे बड़ी बेवकूफ़ी है, और आप ज़िंदगी भर जो रिपेंट करोगे। तो वो सब चीज़ माइंड में चल रहा था। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, और आईटीबीपी का भी मैं एक लाख लाख शुक्र कहूँगा कि इन्होंने मौका दिया और वेरी फर्स्ट एक्सपीडिशन में हम ऊपर पहुँच गए। और फिज़िकली मैं बहुत फिट था, बहुत फिट था, इतना फिट था कि मैं 2-3 बार वहाँ से जा सकता था। जी। पहली बार चढ़ के आखिरी टीम में, दूसरी टीम में फिर भेजते, एक आध दिन रेस्ट करके। फिटनेस लेवल वो थी। क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है, मैं चढ़ के वापस आया तो मेरे को लीडर ने सामने आया, उन्होंने ऐसे से मेरे को पकड़ा, जी भाई तुम चढ़ के तो आए हो। क्योंकि उनको लग नहीं रहा था, क्योंकि हाथ पे आपके जो है शक्ल वगैरह बिगड़ जाते हैं। उनको शायद नहीं लग रहा था कि मैं चढ़ के आया हूँ, कि भाई मेरे चेहरे से उनको लग नहीं रहा था, क्योंकि फिटनेस लेवल वैसी थी, फिटनेस लेवल बहुत अच्छी थी। तो इवन फॉरेन एक्सपीडिशन वाले सभी लोग वहाँ पर बेस कैंप में इकट्ठे हो गए हमारे को कंग्रेचुलेट करने के लिए। नहीं तो संदीप, यहाँ इस चीज़ का मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने कहा आपको, पूरे 12 टीमों में हम लोग पहले नंबर पे थे, आईटीबीपी वाले। आईटीबीपी हमारा ग्रुप पहला था। सीज़न का आप सबसे पहले चढ़ना, नहीं तो आजकल सबसे पहले जो भी जाते हैं पहले इट इज़ शर्पास, जो आइस डॉक्टर्स बोलते हैं, और रास्ता खोलते हैं टॉप तक, उसके बाद क्लाइंबर्स जाते हैं। हमारे केस में ऐसा नहीं था उन दिनों। आई एम श्योर दूसरे लोग भी जो पुराने क्लाइंबर्स है, दे विल वॉच फॉर मी कि भाई कैसे क्लाइंबिंग इन्होंने पुराने टाइम में किया हुआ। और साथ ही साथ जो हमारे पास क्लोथिंग गियर्स वगैरह क्वालिटी उस वक्त जो बेस्ट ऑफ बेस्ट सरकार ने अवेलेबल कराया, लेकिन उस वक्त उतनी अच्छी क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन सरकार ने जो बेस्ट थी अवेलेबल कराया। लेकिन आजकल चीज़ें, ये सब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है, तो वो तो अच्छी बात है। डिवाइसेस वगैरह, क्लोथिंग वगैरह, इक्विपमेंट अच्छी आ गई। तो बहुत सारे मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, हम आए दिन सुनते हैं इस ग्रुप ने जो है एवरेस्ट क्लाइम किया, यंगेस्ट ने किया, ओल्डेस्ट ने किया, कोई फिज़िकली चैलेंज ने किया। पर क्या इतना आसान है एवरेस्ट को क्लाइम करना? नहीं, एवरेस्ट को क्लाइम करना मैं नहीं कहूँगा किसी भी कीमत में कि आसान है। डिफ़िकल्टीज़ तो आपको वो लेवल रहेगा ही, हमेशा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ रहेगा। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आपको इक्विपमेंट वगैरह चीज़ें चेंज हो गई, क्लोथिंग, इक्विपमेंट, जो भी रास्ता लगा हुआ है, तो वो सब चीज़ें आपको एडवांटेज है। तो उसका एडवांटेज का लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पर मैं ये कहूँगा यंगस्टर्स के लिए, देखो माउंटेन में तो हम लोग इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन के साथ भी एसोसिएटेड है। तो माउंटेन हम लोग यही बताते हैं, और ट्रेनिंग सेंटर्स में भी बताया जाता है कि आप ग्रेजुअली जाएं। मेरा केस एक्सेप्शनल हो सकता है और हर का केस एक्सेप्शनल नहीं हो सकता। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरा केस एक्सेप्शनल हुआ है। अदरवाइज़ ग्रेजुअली जाओ, पहले 6000 को क्लाइम करो, 5000 को करो, 6000 को करो, 6 and 5 को करो, 7000, 7.5, देन क्लाइम एवरेस्ट। और ही क्लाइम 8000, 14 8000 के मीटर के पीक्स हैं, उनमें ट्राई करो।
तो आपको साथ ही साथ आप अपने बॉडी को कंडीशनिंग को समझ जाते हो कि आप मेरा बॉडी कैसा एडजस्ट हो रहा है उस एल्टीट्यूड में, आपको समझ आ जाता है आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। स्ट्रेट अवे ऐसे ही पीक्स पे जाना, हाई एल्टीट्यूड पीक्स पे जाना, इतना डिफ़िकल्ट पीक्स पे जाना और इतना ऊंची, वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक पे जाना थोड़ा रिस्की तो है। क्योंकि मेरे को भी जब मेरे को भेजा गया तो आई एम प्रीटी श्योर मेरा लीडर ने हर जगह इन्होंने मेरे को एसेस किया होगा। मेरे साथ जो क्लाइंबर्स थे, मैंने आपको बताया कन्हैया लाल और SD शर्मा दोनों ने कंचनजंगा चढ़ाई की थी, तो कंचनजंगा चढ़ के आए थे, तो उनकी जो एक्सपीरियंस थी उसका मेरे को एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिला है। तो और लीडर ने भी मेरे को एसेस किया होगा, इन दोनों के बीच में मेरे को उसने इसीलिए रखा होगा ताकि मैं नया हूँ और दोनों मोस्ट एक्सपीरियंस्ड थे उसमें, एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि उनका पार्ट में रहा हूँ। तो ऑल दीज थिंग्स आर चेक्ड, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही भेज दो। तो मैं ये कहूँगा कि आप ग्रेजुअली जाए और आपको क्लाइंब करने में भी मज़ा आएगा, आपको अपने नुकसान होने का भी संभावना कम रहता है ऐसे जब इस तरीके से आप प्लान करके जाते हो। तो स्ट्रेट अवे वन शुड अवॉइड, मैं तो ये कहूँगा। एक बार आपने एवरेस्ट फ़तेह किया, फिर दोबारा फ़तेह किया और इसके बाद 2 बार जो है आप एवरेस्ट समिट करने से चूक गए। पहाड़ कहते हैं कि परीक्षा लेते हैं, तो आपकी भी परीक्षा ली होगी, क्या ऐसी वजह रही? 2 बार का एक्सपीरियंस किस तरीके का था और उसके बाद जो 2 बार इतनी नज़दीक आप एवरेस्ट के पहुंचे, फिर वापस क्यों आना पड़ा? 96 में यस, उसके बाद मैं 96 में गया, चाइना साइड से गया था और वो 2006 में आई वाज डिप्टी लीडर और 96 में मैं चढ़ नहीं पाया हूँ और 2006 में मैं चढ़ा हूँ। और उसके बाद 2012 में मैंने लीड किया, ITBP का 50th एनिवर्सरी था, गोल्डन जुबली में मेरे को लीड करने का मौका मिला। और यहाँ ये भी मैं मेंशन करूँगा, फर्स्ट मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया और लीड भी मैंने जो एवरेस्ट से शुरू की। तो अब कमिंग बैक टू 96, और ये तीनों 96, 2006 और 2012 दोनों जो है, तीनों एक्सपीडिशन जो हमने चाइना साइड से लॉन्च की और उधर से एक ही थी 92 वाली। तो 96 में हम इसलिए अब आप बोले गए क्यों बार बार? देखो, अब ऐसे डिपार्टमेंट में आप हो जहाँ पर हमारी डिप्लॉयमेंट थ्रू आउट हाई एल्टीट्यूड एरिया में, बिल्कुल। तो ये बेसिकली इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो आपको ये सरकार के आदेश है, उसको मना नहीं कर सकते हो। मोर ओवर मेरे को अपने जो मेरा शौक़ है, हॉबी है, उसको पूरा करने को मौका मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो 96 में संदीप ऐसा रहा है कि हम लोग जो हमारी गई थी टीम, तो जो हमारी फर्स्ट जो टीम गई थी उसमें ये 7 लोगों की टीम थी। उसमें 3 लोग थे जो ऊपर समिट में पहुंचे जी, जिसमें टी समल्ला, मुरुप दोरजे और सेवंग जोश जी। ये तीनों चढ़ने के बाद वापस ये उतर नहीं पाए, नीचे पहुंचे नहीं, उनकी रास्ते में डेथ हो गई। और बाकी 4 मेंबर्स जो है ये नीचे उनके साथ ही थे और ये समिट कैंप में थे। तो उनको फिर वो मदद कर रहे थे उन लोगों को आगे जो जा रहे हैं उनको क्लाइंबिंग के लिए, और साथ साथ इन्होंने भी जाना था। लेकिन इन्होंने बाद में डिसीजन लिया, लेट हो गए, ये लोग तो आगे चले गए, गैप ज़्यादा हो गया था इन दोनों के बीच में। वो तीनों और बाकी के 4 मेंबर्स में वो तीनों चढ़ के जब वापस आए तो स्नो ब्लिज़र्ड चली, तो रात लेट हो गई। तो जो भी कारण रहा, एग्जैक्ट रीज़न तो आई डोंट नो, लेकिन ये हुई होगी, थक भी गए होंगे, मौसम ख़राब, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, जो भी रीज़न रहा हो, उसमें ये लोग नीचे नहीं उतर पाए। लेकिन जो रिमेनिंग 4 मेंबर्स हैं, तो हम उनके रेस्क्यू में लगे, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने चढ़ना था। हम लोग जस्ट उनको व्यूअर फॉलोइंग देम। हम लोग जब वो लोग जिस दिन चढ़े, हम लोग नॉर्थ कोल में थे और चढ़ के जब उतरने लगना, उन्होंने उतरना था, हमने अगले कैंप में जाना था जी। तो ये उसी प्रोसेस में इनकी डेथ हो गई। तो हमारे को फिर इन सब के रेस्क्यू में लग गए, क्योंकि हमें पता नहीं था ये ज़िंदा है कि वापस पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो और इन 4 का तो पता था कि नीचे हैं, बाकी इन तीनों का भी, क्योंकि रात भर पहुँचे नहीं। 10 तारीख की बात है ये, 10 मई 1996 में। तो हम उनको लेने के लिए आगे बढ़े। तो बाद में ये पता चला कि ये इनमें से जो है 2 के डेड बॉडीज़ तो मिले, 1 का डेड बॉडी में भी नहीं मिला। लेकिन जो 4 मेंबर्स हैं ये, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं 26,000 फीट से ऊपर कम से कम समय गुजारे जी, एवरेस्ट करके वापस आते हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ 2 मेंबर्स ने तो 3 रात लगाई, 2 मेंबर्स ने 2 रात लगाई। तो आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है उस एल्टीट्यूड में, 27,000 फीट एंड एबव जी।
तो उसमें 2 मेंबर्स तो नीचे अपने से आए, फिर वो 25,000 फीट पे पहुँचे, वहाँ से फिर हमने उनको रेस्क्यू करके लाया। 2 मेंबर और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, फिर हम उनको रेस्क्यू करने लग गए। पर हम लोग ये है कि हमारे को एक बहुत बड़ा सुकून है और सेटिस्फेक्शन है कि हम लोग कम से कम उन 7 में से 4 मेंबर्स को हम लोग ठीक से नीचे लाने में सफल हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 3 मेंबर्स के पास हमारी जो हम तो क्या हमारे से आगे वाले टीम भी रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंच पाए और पॉसिबल भी नहीं था इनफैक्ट वहाँ पर इस अल्टीट्यूड में, क्योंकि आप इतने एग्जॉस्ट हुए होते हो कि दूसरों को मदद करने की पोजीशन में नहीं होते। इसी से जुड़ा एक किस्सा आप बता रहे थे कि उसी दौरान रेस्क्यू के दौरान एक साथी को ब्रॉड डेड घोषित किया था, फिर बाद में जीवित किस तरीके से आज तक जो है आपको लेटर भी लिखते हैं कि आपकी वजह से जिंदा। आप थोड़ा वो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा जो इसी पे ये आप 2006 वाली एक्सपीडिशन की बात कर रहे हैं। 96 में जो ये हुआ था तो इसी में ही ये 3 में से एक आप आजकल रेफरेंसेस काफ़ी आता है, लोग मेंशन करते हैं। यहाँ ये मेंशन करना ज़रूरी है, एक बहुत जिक्र आता है ग्रीन बूट के बारे में। जी, लोग कहते हैं कि वहाँ ग्रीन बूट है, ऑफ कोर्स एज अ माइलस्टोन, हाँ माइलस्टोन के तौर पर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो हम कहते हैं कि वो जहाँ पर है वो बॉडी वो फर्स्ट स्टेप है। तो ये करीब 27,000 प्लस में 27,500 फीट के आसपास में है। तो ये छोटा सा फर्स्ट स्टेप है, तो हल्का सा एक छोटा सा केव है, उसके नीचे ही है वो। तो बहुत सारे लोग मेंशन करते हैं उसके बारे में कि वो सेवांग पलजोर का है, वो यंगेस्ट था हमारे में टीम में, लेकिन वो सेवांग पलजोर नहीं है जहाँ तक मेरी समझ है और जो मेरे साथ टीम थी उनकी समझ है। तो वो सेवांग पलजोर ना होकर वो दोरजे मुटुप का है। जी, तो दोरजे मुटुप का है क्योंकि वो इसलिए मैं कह सकता हूँ जो उन्होंने जूता पहना हुआ ग्रीन बूट और पजामा भी ग्रीन और ब्लू कलर का है और ऊपर रेड उसके पास जैकेट है। ये तीनों मेरे हिसाब से उन्होंने ही पहना था। सेवांग के पास दूसरा ड्रेस था। मोर ओवर जो इसने ड्रेस पहना, जैकेट पहना, उस जैकेट में भी वो जैकेट एक्चुअली इनिशियली मेरे को दिया गया था, तो बाद में हमारे साइजिंग का थोड़ा डिफरेंट हुआ तो मैंने उसको मेरा वाला जैकेट उनको, उनका जैकेट मेरे पास था। तो मैंने जब शुरू में दिया तो उस जैकेट के अंदर मैंने अपना नाम भी लिखा हुआ, प्रेम, कहीं ना कहीं उस जैकेट के अंदर नाम होना चाहिए मेरा। जी, प्रेम लिखा होना चाहिए। तो आई थिंक ही इज़ नॉट सेवांग पलजोर, द बॉडी शुड बी ऑफ दोरजे मुटुप। तो दोरजे मुटुप फोर्सेस में थे, ये फोर्सेस में थे और हमारे ITBP वाले कोशिश कर रहे हैं कि उसकी बॉडी को रिट्रीव किया जाए। तो लेकिन 96 से वहीं है, क्योंकि उस लेवल से रिट्रीव करना भी कोशिश की गई हमारे टीमों द्वारा, लेकिन बाद में लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन अभी भी पिछले 1-2 सालों में फिर अभी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इसको जो है बॉडी को किसी तरह नीचे लाया जाए। फिर जो जिक्र कर रहे थे आप 2006 वाला, 2006 में मैं डिप्टी लीडर था। तो 2006 में मैं नॉर्थ साइड से चढ़ा हूँ, 14 मई को हम लोग चढ़े। तो जब हम लोग पहले दिन हम लोग क्लाइंब करने लगे 21,000 से 23,000 फीट पे, तो वहाँ पर 23,000 फीट में पहुँचने के बाद एक ऑफिसर वहाँ पर फेंट हो गए। तो इनफैक्ट बाद में पता चला उसको सेरेब्रल एडिमा हो गया था। जी, तो इसमें ब्रेन में पानी भर गया था। तो उसको हम लोग रेस्क्यू करने लगे, तो उस रेस्क्यू को मैंने लीड किया। तो हम 23,000 से बिल्कुल खड़ी एकदम 90 फीट वॉल भी थे बीच में, तो क्रेवैसेस थे कई सारे। तो थ्रू आउट आइस के बीच से हमारे को निकाल के लाना था। और 2 बार डॉक्टर्स ने, हमारे अपने डॉक्टर्स ने, एक अमेरिकन डॉक्टर था डॉक्टर टेरी जी, दोनों ने अलग अलग ओकेजन पे उन्होंने बोला जी कि ये तो बंदा जो है इज़ नो मोर। तो हम ये बोलते रहे नहीं, इसको नीचे ले जाना है। तो हम लाते रहे और करीब 19 घंटे हमने इसको रेस्क्यू हमने किया, लगातार 19 घंटे हम लोग नीचे लाते रहे। और नीचे लाने के बाद तो आज बिल्कुल वो सही है जी, और आज हमारे ITBP में DIG है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली उसके साथ ये हुआ, नहीं हुआ होता तो शायद वो एवरेस्ट चढ़ता। तो वो खत में क्या लिखते हैं आप? खत में ये लिखा, रिटायरमेंट के बाद आए तो उनका चिट्ठी स्पेशल एक DO लेटर आया हुआ, डेमी ऑफिशियल लेटर। तो उसमें लिखा है, सर आपका छोटा भाई हूँ जी, और उसने थोड़ा मेरे को इमोशनल भी कर दिया, आपका छोटा भाई हूँ और मेरे को बड़ी खुशी होगी कि भाई आपके कभी भी कोई भी काम आपके में आ सकूं, और बाकी तो आपको पता ही है कि मैं आपका दिया हुआ ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है बिल्कुल, कि जब आपको ऐसे अपने यंगस्टर्स या अपने जूनियर ऑफिसर्स ऐसे लिखते हो, तो इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन मेरे ख्याल से क्लाइंबिंग में नहीं हो सकता है। व्हाट आई फील इज़ क्लाइंबिंग
से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ सेविंग, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर हम लोग अपने क्लाइंबिंग को फोरगो करके किसी को बचाते हैं, जो कि हमने 96 में किया, तो मेरे ख्याल से उसका सेटिस्फेक्शन वही महसूस कर सकता है जिसने ये एक्सपीरियंस किया हो। जिस तरीके से आपने सर्विसेज अलग अलग सेक्टर्स में की, उस दौरान आपने माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस भी बहुत सारे किए होंगे, कई बार सर्च एंड रेस्क्यू की जिम्मेवारी आपको और आपकी टीम को दी गई होगी। कोई ऐसा किस्सा याद आता है और वो बात याद आती है कि कंडीशंस बहुत ख़राब थी और लोगों को बचाना भी था, ढूंढना भी था, इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी थी, कोई ऐसी बात? हाँ, मैं यहाँ इसका जिक्र करना चाहूँगा। 2013 में अनफॉर्चुनेट जो डिज़ास्टर हुआ था केदारनाथ में जी। तो रात को मेरे को याद है, मैं किसी पार्टी में चंडीगढ़ में बैठा हुआ था, तो हमारे डीआईजी ऑपरेशन थे मिस्टर ऑस्टिन एपन, तो उनका फ़ोन आया, पूरा आईटीबीपी में ढूंढा तो सुई आपके ऊपर ही जा रही है, तो यू बी रेडी, अब रात को आपने मूव करना है। तो एनीवे रातों रात हम मूव किए। आपको याद होगा एक हेलीकॉप्टर का क्रैश हो गया था जिसमें एनडीआरएफ के 15 जवान थे और एयरफोर्स के 5-6 एयरफोर्स के क्रू थे जी। तो उसमें 15 में जो एनडीआरएफ के जो जवान थे बेसिकली वो आईटीबीपी वाले थे जी। तो वो तो चलो इमेटेरियल है, कौन सी फोर्सेस की क्या है, हमारे को टास्किंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि भाई वहाँ से 5 बॉडीज़ नहीं मिले, उन बॉडीज़ को आपने लोकेट करना है। तो हम लोग रातों रात गए। फिर आगे जाके हमारे को गोचर में हमारी यूनिट है चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में, वहाँ से हेली से हमें आगे पहुँचाया। तो फिर हमारे को पहले तो इसी का टास्क था, इसको पूरा करना था। तो उसके लिए हम गए तो पत्थर गिर रहा था, बारिश हो रही थी, वहाँ हम अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हैं रिज लाइन पे, और वहाँ से ऊपर से जाके बाइनोकुलर्स वगैरह था, ऊपर से देखेंगे एग्जैक्ट कहाँ है ये डेबरी, और वहाँ हम उतर के फिर वहाँ से हम लोग देखेंगे, वहाँ सर्च करेंगे अगर बॉडीज़ कोई अवेलेबल है तो। ये अलग बात है, हमें बाद में कुछ मिला नहीं, लेकिन जब ऊपर गए तो एक बहुत ही हमारे को चौंकाने वाली बात ये हुई थी कि हम जैसे जैसे आगे गए, रिज लाइन पे रास्ता बना हुआ था जो कि नीचे केदारनाथ और ऊपर से रिज लाइन से, और उस रिज लाइन पे गए तो हमारे को बहुत सारे डेड बॉडीज़ मिले। हमारे को याद है करीब 75-80 का तो हमने काउंट किया होगा। तो काउंट करते हुए कभी 1 बॉडी, कभी 2 बॉडी, एक जगह तो मेरे को याद है एक पत्थर का छोटा सा एक पत्थर था, उसके नीचे 5 बॉडीज़ थी और लग रहा था मदर फादर और बीच में 3 बच्चे थे जी। और ज़्यादातर लोग मेरे को लगता है ठंड से और भूख से प्यास से वो मरे हैं, और मेरे को लगता है वहाँ इसलिए भी पहुँचे हैं और किसी तरह रिवर लाइन से ऊपर जाना चाह रहे थे सेफ़ एरिया में, और चढ़ते चढ़ते ऊपर गए, या हो सकता है लोकल्स ने गाइड भी किया हो किसी ने। तो उस प्रोसेस में आए तो नीचे ये पूरी तरह कुछ तो उतर गए होंगे क्योंकि ट्रैक बता रहा था उतने लोग, बहुत सारे लोग उतर नहीं पाए, बहुत सारे लोग वहीं मर गए। तो उनकी हमने जो भी आइडेंटिटी वहाँ मिला हमारे को, जो ये आधार कार्ड वगैरह जो भी था उनके पास, इलेक्शन आईडी वगैरह, वो सब हम नीचे लाए, उनके फ़ोटोग्राफ्स लाए, फिर गवर्नमेंट को शेयर किया। बाद में उनकी बॉडीज़ फिर रिट्रीव हुई है। तो ये बहुत ही मतलब मेरे लिए लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस जो है बोलता है आदमी को इस तरीके से झकझोर के रख देता है। हाँ, झकझोर के रख देता है कि आप देखो ऐसे भी आप लोग लाइफ में लोग इस तरीके से भी लोग मरते हैं। बहुत ख़राब तरीके से लोग मरे हुए थे, और हमें तसल्ली ये थी कि चलो जो कुछ इन्फॉर्मेशन लाए गवर्नमेंट को हमने शेयर किया, कुछ ना कुछ हम लोग इस ओहदे पे रहते हुए जो टास्क गवर्नमेंट ने हमें की है उसको करने में हम लोग सफल रहे। तो सेटिस्फेक्शन हमारे को था अपने टास्क पूरा करने का, लेकिन अफसोस ये भी था कि भाई ये भी मंजर हमें देखने को मिला लाइफ में कि इस तरीके से भी लोग मर सकते हैं। एवरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से होड़ मची हुई है एवरेस्ट पर भी पिछले कुछ सालों में एक ट्रैफिक देखा गया है, ह्यूमन ट्रैफिक देखा गया है। हर कोई एवरेस्ट के टॉप तक पहुंचना चाह रहा है, और इस जल्दबाजी में जो है बहुत सारे गलत स्टेप्स लोगों की जान भी ले चुका है। तो आप किस तरीके से देखते हैं जो काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं? मैं अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल मीडिया का एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि बिना एक्लेमटाइज किए जो है क्विकली जल्दबाजी के होड़ में जो है कुछ सपोर्ट सिस्टम लेकर जो है कुछ बदलाव करके क्लाइंबर्स क्लाइम कर चुके हैं। आपने जिस तरीके से ट्रेडिशनली इस एवरेस्ट को सबमिट किया, और भी बहुत सारे माउंटेनर्स इसको ट्रेडिशनली सबमिट करते हैं, तो आप इस पूरे बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? ये जो होड़ कहूँगा मैं, जो एक ये होड़
मचा हुआ है, मचा हुआ कहेंगे कि भाई हमने फर्स्ट बनना है या हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो रिकॉर्डिंग वाला जो सिस्टम है जो लोगों के दिमाग में घुस गया है कि मैं जल्दी से जल्दी क्लाइम करूँगा, कम समय में क्लाइम करूँगा, बगैर ऑक्सीजन के लिए क्लाइम करूँगा, वो सब चीज़ ठीक है, आपका बॉडी आपको एलो करता है, कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ यही कहूँगा कि बेसिक्स को नहीं भूलना चाहिए। आप जो बेसिक्स आपने सीखा है उसके हिसाब से आपको क्लाइंबिंग करना चाहिए। टीचिंग में कहीं नहीं है कि 100 आदमी एट ए टाइम आप क्लाइंब करें, कहीं नहीं है टीचिंग में। किसी की कोई भी, मेरे को बाहर का नहीं मालूम, इंडिया की किसी माउंटेन इंस्टीट्यूशन में जो है इस तरीके की टीचिंग नहीं है कि आप इस तरीके से क्लाइंब करें। तो हम लोग एक रोप में 2 से 3 आदमी बांधते हैं। यहाँ एक रोप में आपके जो है 100 आदमी चले हुए, 50 आदमी चले हुए, 30 आदमी चले। इट इज़ नॉट डन, इट इज़ नॉट टीचिंग में कहीं नहीं है, एंड वन शुड नॉट डू इट। यंगस्टर्स को तो मैं यही कहूँगा आप बेसिक्स को फॉलो करें, बेसिक्स को फॉलो करके करें। और माउंटेन में रिकॉर्ड बना के आप कहाँ जाओगे? रिकॉर्ड आपको रिकॉर्ड आपने इस तरीके से आपने एम किया कि मैं रिकॉर्ड करने के लिए मैं जा रहा हूँ, दैट इज़ वेरी डेंजरस और डिज़ास्टर है मेरे लिए। मेरे हिसाब से सोच ही अच्छी नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा था जब क्लाइंबिंग करना शुरू किया कि हम लोग जो है कहीं जाके रिकॉर्ड बनाएंगे। आप करते हो तो अपने से उसमें उस सिचुएशन में हो गया, प्रोसेस में हो गया, अलग बात है। लेकिन इस तरीके से आप सोच के जाते हो तो डेंजरस है और एक्सीडेंट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली। और मैं तो कभी एडवाइस नहीं करूँगा। और हम लोग जो सीनियर पुराने क्लाइंबर्स हैं, आई एम श्योर सब लोग इसी को प्रेफर करते हैं कि ट्रेडिशनल क्लाइंब को। ट्रेडिशनल क्लाइंब मीन्स आपको प्रॉपर जो बेसिक जो सिखाया गया है ट्रेनिंग सेंटर्स में, जो शुरू में भी मैं कह चुका हूँ, तो आप उसको फॉलो करें तो गलती होने की संभावना कम रहती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को आपने 2 बार छुआ है और कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत मायने रखता होगा। क्या कोई ऐसी पीक है जिस पर आप चढ़ना चाहते थे जो आपकी आज भी आपको फैसिनेट करती होगी, या लगता है यार इस पहाड़ी पर ज़रूर एक्सपीडिशन करना चाहिए था? है एक नहीं, कई सारे हैं संदीप। तो जब आप क्लाइंबिंग शुरू करते हो तो आपके दिमाग में तो रहता है यार काश इसमें भी मौका मिलता, उसमें भी मौका मिलता। कौन सी? और पर्टिकुलर एक पीक के लिए बारे में तो गलत होगा, लेकिन देयर आर मैनी। खासकर जो ये जो टेक्निकल पीक्स है, K2 जैसे पीक है, मैं बड़ी इच्छा थी K2 जैसे पीक में मौका मिले, कंचनजंगा जैसे पीक में जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। वहाँ रियल सेंस में आपकी टेक्निक टेस्ट होता है। हालांकि अलग बात है कि मैंने कई वर्जिन पीक्स भी क्लाइंब भी है, हमने पहली बार जिसको किया है काराकोरम में, उत्तराखंड में, वहाँ हमारे को एक्सपीरियंस मिला। वो भी अपने में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मैं कहूँगा। लेकिन यस, ये जो है वर्ल्ड के रिनाउंड पीक्स हैं जो K2 वगैरह, कंचनजंगा वगैरह, जो और टेक्निकली बहुत डिफ़िकल्ट है, नंदा देवी जी। इन पीक्स में वक्त की समय का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाता है। लेकिन उस वक्त जब मैं क्लाइंब, एक बार मेरे को मौका मिलने वाला था जी नंदा देवी में, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मैं कहीं और जा रहा था। तो ऐसा करके दूसरे पीक में गए तो उधर दूसरा पीक चल रहा था, एक्सपीडिशन चल रहा था, तो हम लोग मौका नहीं मिला। लेकिन ये मलाल रहेगा हमेशा। लेकिन ठीक है, जो पीक किया है करिए। और वर्ल्ड में इतने सारे पीक्स है, हर पीक को तो आप क्लाइंब नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आपने कर दिया ठीक है। कभी ये मन में आया कि मैंने तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह की है, तो बाकी लो हाइट की तो मैं इजीली चढ़ जाऊंगा? देखो, हमारे लिए संदीप, मैं ये कहूँगा कि हर पीक की इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी एवरेस्ट की है क्लाइंबर के लिए। जी, मैं एज क्लाइंबर तो उस पीक को मैं उतने रिस्पेक्ट के साथ देखूंगा जितना रिस्पेक्ट के साथ मैं एवरेस्ट को देखूंगा। एवरेस्ट को रिस्पेक्ट इसलिए ज़्यादा नहीं कि भाई वो हाईएस्ट है, उस पीक की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। अब हमने एवरेस्ट शायद उतना मेरे को क्लाइंबिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कई जगह मेरे को उतना मुश्किल नहीं लगा होगा। कई ऐसे पीक है जो हमने वर्जिन पीक्स थे जिनको पहली बार हमने क्लाइंब किया, कई जगह उसके कुछ पेचेस ऐसे हमारे को ज़्यादा मुश्किल लगा। तो ये तो सबकी पीक्स की अपनी इम्पोर्टेंस है, वैल्यूज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि एवरेस्ट के लिए, एवरेस्ट का एक ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कि हाईएस्ट है, तो उसका तो नाम अपने जगह रहेगा। लेकिन डिफ़िकल्टीज़ जो है हर एक पीक की अपनी डिफ़िकल्टीज़ है, और आपको चैलेंजेस तो रहता ही है पीक्स में। कोई भी पीक लेके चले जाए, आप क्लाइंब करने जाए, इजी वॉक नहीं होती है। आपको
कुछ ना कुछ पैचेस में आपको प्रॉब्लम्स आई हैं। कई सारे हमारे वो हैं जी। एक्सपीरियंसेस हैं उसमें। एक तो ऐसा भी पीक है जिसमें हम क्लाइंब कर रहे थे, हमसे 5 मीटर आगे पूरा का पूरा पीक कट के जो है नीचे चला गया। अब हम लोग जो है यहाँ पर रस्से पकड़ के बैठ गए, और थोड़ा भी इधर शिफ्ट होता तो हमारा तो कहीं नामो निशान नहीं रहता वहाँ पर, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आता है क्लाइंबिंग में। तो वो पीक एक था, छोटा सा पीक था कहने को तो एवरेस्ट के कंपैरिजन में, 8000 के कंपैरिजन में, बस पर हम उस पीक को भी हम उतने ही रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, क्योंकि क्लाइंबिंग तो उसको भी करना इतना आसान नहीं था। तो ये है, लेकिन एवरेस्ट है, एवरेस्ट तो एवरेस्ट ही है, हाईएस्ट पीक है जी। वो हमेशा रहेगा। किस तरीके से आप देखते हैं कि एवरेस्ट को भी गंदा करने में इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है? हिमाचल की ऊंची ऊंची वादियों पर टूरिस्ट फुटफॉल, क्लाइंबर, माउंटेनियर फुटफॉल बढ़ा है, और जिस तरीके से गंदगी इन इलाकों में बढ़ती जा रही है, आप इस इंसिडेंट को किस तरीके से देखते हैं? दुख होता है क्या? बहुत दुख होता है, और ख़ासकर क्लाइंबर्स को और माउंटेनियर्स को तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा ऐसा करता होगा, क्योंकि माउंटेनिंग में ये बाकायदा टीचिंग होती है कि आप जैसे एज इट इज़ माउंटेन को हम छोड़ के आते हैं। हम लोग भी 3-3, 4-4 क्विंटल हम लोग वहाँ से वेस्ट था वो लेके आए थे, गार्बेज, और नीचे गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया था, नेपाल में भी, चाइना में भी। और यहाँ भी कहीं भी माउंटेन्स में जाते हैं तो हम लोग तो सब चीज़ सफाई करके वापस लाते हैं। मैं तो लोगों से ये अपील करूँगा कि इस तरह नॉट ओनली माउंटेन, कहीं भी आप जाते हो तो इस तरह वेस्ट को इस तरह ना फेंकें, अब उसकी प्रॉपर डिस्पोजल हो। आप किस तरीके से देखते हैं हिमाचल प्रदेश की जो ये तमाम ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो माउंटेनियर्स को फैसिनेट करती हैं, और बहुत फुटफॉल भी बढ़ा है, तो ऐसे में जितने भी 6000 प्लस हैं, आईएमएफ की परमिशंस उनको रहती हैं, आप आईएमएफ में काफ़ी बड़े पद पर हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत सारे सालों में हमने बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे हैं, मैंने बहुत सारे रिपोर्ट भी किए हैं। जब आपात स्थिति बनती है तो एक SOS कॉल आईएमएफ को भी आता होगा, पर लॉन्ग डिस्टेंस है एक रेस्क्यू में, ये गैप आप किस तरीके से देखते हो, कितना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी इन पहाड़ियों पर कोई फंसता है, एक्सीडेंट का शिकार होता है, तो इवैक्यूएशन बहुत ज़रूरी रहता है। तो आईएमएफ परमिशन तो देता है, पर रेस्क्यू करने में जो है कहीं दिखता नहीं। इस गैप को कितना इम्पोर्टेंट मानते हो आप? हाँ, ये इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है, और आईएमएफ ऑफ कोर्स परमिशन देता है, तो उसके बाद जो क्लाइंबर्स आगे जाते हैं या ट्रेकर्स आगे जाते हैं, तो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उस इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये खबर करते हैं और ये बताते हैं कहाँ क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें। और उसके बाद बाई चांस ऐसे कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। पिछले सालों में 2-3 रेस्क्यू ऑपरेशंस आईएमएफ ने इन कोऑर्डिनेशन विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जी, आर्मी, आईटीबीपी, इनके साथ मिलके सक्सेसफुली रेस्क्यू ऑपरेशंस लॉन्च किए और लोगों को बचाया भी। कुछ जगह ऐसे भी हो गए बचे नहीं, डेड बॉडीज़ को निकालने में हमने मदद की है। लेकिन ये गैप है और आईएमएफ इसके ऊपर काम कर रहा है। आईएमएफ और आने वाले समय में चीज़ें मेरे को लगता है काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, और इसमें खासकर जो एजेंसीज़ हैं जो इन्वॉल्व है इसमें, आईएमएफ हो गया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एसडीआरएफ हो गया स्टेट के, फिर फोर्सेस है, आईटीबीपी है, आर्मी है, इन इलाकों में खासकर 5 स्टेट्स में ये लोग डिप्लॉयड हैं। तो उनके साथ सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन अगर रहे तो मेरे ख्याल से ये रेस्क्यू ऑपरेशंस करने में हमारे को या लाइफ को सेव करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये थोड़ा थोड़ा चल रहा है और प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड अप करने की आवश्यकता है, और आईएमएफ इज़ वेरी मच कंसर्न कि इन सब चीज़ों को कैसे हम लोग स्ट्रीमलाइन करें, किस तरीके से आगे करें। आईएमएफ के मेंबर्स में कहूँगा पहाड़ों में, इलाकों में बहुत सारे लोग हम जैसे लोग हैं जी। अलग बात है कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन यस हम लोग डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं टेलीफोनिकली, ग्राउंड में जाकर किस तरीके से रेस्क्यू को हम लोग लॉन्च करें। और ये स्टेट्स में इंडियन इवन आईटीबीपी के भी हमारे रेस्क्यू टीम्स हैं, चाहे यहाँ पर कुल्लू में हैं, फिर लद्दाख में हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं, सिक्किम में हैं, उत्तराखंड में हैं, सब जगह हमारे प्लेस्ड हैं। कहीं भी दिक्कत होगा तो वो मोबिलाइज उनको कराते हैं। इसी तरह आर्मी भी जाती है, आईटीबीपी जाती है, और ये जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मनाली के इंस्टीट्यूट अभिमास है, ये लोग भी जाते हैं। तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन अगर ठीक से हो जाए मेरे को लगता नहीं कि इतना ज़्यादा ये मुश्किल है। आप किस तरीके से देखते हैं कि एवरेस्ट जैसे इकलौते एक पहाड़ ने नेपाल की इकनॉमी में बहुत बड़ा सपोर्ट दे रखा है,
हमारे ये हिमाचल के पहाड़ भी क्या इस तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं? स्कोप है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि नेपाल या तिब्बत की तरह, क्योंकि हाई माउंटेन्स हैं वहाँ, 8000 से ऊपर हैं वहाँ पर माउंटेनर्स की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है उन पहाड़ों की तरफ। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं क्लाइंबिंग के लिए हर साल इन रीजन्स में। लेकिन उसके लिए है कि जो नेपाल के तर्ज पे, चाइना के तर्ज पे जो उन्होंने सिस्टमेटिक कर रखा, सब चीज़ ऑर्गेनाइज कर रखा, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, वो तरतीब देने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम लोग इसको चैनलाइज करके ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से करके, जिससे कंट्री को भी थोड़ा रेवेन्यू मिले और स्टेट को भी रेवेन्यू मिले। तो ये किया जा सकता है, इसको करने की ज़रूरत है और आने वाले समय में शायद ये करेंगे लोग, क्योंकि इसमें इन सब पे विचार है, लोगों का सोच विचार लोगों को आ रहा है। तो होपफुली ये ठीक हो जाएगा आने वाले समय में। लेकिन रेवेन्यू वहाँ का जितना रेवेन्यू है, मेरे को लगता नहीं यहाँ इतना रेवेन्यू, इतना स्कोप है उनकी तरह, लेकिन डेफिनेटली है, ज़रूर है इन स्टेट्स में। फोर्सेस को तो एयर सपोर्ट रहता है, लेकिन सिविल एक्सपीडिशंस अगर होते हैं उनको एयर सपोर्ट की कमी खलती है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से रेस्क्यू करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, ऑन ग्राउंड टीम्स को वहाँ पहुँचना मुश्किल रहता है। आपको लगता है कि इस तरफ भी फोकस करना चाहिए ताकि हर माउंटेनर को सिक्योर किया जाए? बिल्कुल संजीव, आपने बिल्कुल सही कहा, सही पॉइंट रेस किया। ये इसमें पक्का हमारे को अगेन ये 5 स्टेट की मैं कहूँगा, जहाँ हिमालय रीजन पे जहाँ पर क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर इसको गवर्नमेंट लेवल पर भी इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। 2, 4, 5 जो है डेडिकेटेड आपके रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेलीज हो, तो आपको रेस्क्यू और आसान हो जाता है और इनको लोगों को बचाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर रेस्क्यू कम, हमारे रिट्रीवल में हम लोगों का ज़्यादा फोकस रह जाता है, क्योंकि हम पहुँच नहीं पाते हैं जी। अगर ये हेली रेस्क्यू वगैरह हमारे पास अवेलेबल हो, तो हमारे माउंटेनियर्स, हमारे क्लाइंबर्स, हमारे लोग जो है दे आर हाईली क्वालिफाइड, उनको एग्जीक्यूट करने में ग्राउंड में कोई मुश्किल उनको नहीं आएगी। तो इस कमी से रिसोर्सेज चाहिए हमारे को। इस कमी से आपको लगता है कि इंडिया की छवि भी खराब होती है? मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि आप जो लोग आ रहे हैं बाहर के लोग, वो देखते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है, तो इसमें इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली क्लाइंबर्स का अट्रैक्शन और बढ़ेगा इधर को। 100 से ज़्यादा अवार्ड्स आप ले चुके हैं अलग अलग तरीके से। आप किस तरीके से देखते हैं, अब आप रिटायर हो चुके हैं फोर्स से, अब प्रेम सिंह क्या करने जा रहे हैं? अभी तो मैं कुछ छोटा मोटा एक्टिविटीज़ में कर रहा हूँ संदीप, अपने से। खासकर ये देखो, मेरा घर जहाँ पर है माउंटेन के बगल में है, तो मेरे ये माउंटेन ही मेरे को अट्रैक्ट करके लाया है। तो बगल में मेरे पहाड़ है, इसको सुबह उठ के मैं निहारते रहता हूँ और सुबह शाम ट्रैक करता हूँ। मेरे यार दोस्त हैं विक्रम वगैरह, जिनके साथ मैं ट्रैक करता हूँ। तो एक्टिविटीज़ चला हुआ है और मैं इतना आराम से तो बैठूँगा नहीं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो जस्ट टू कीप माई सेल्फ बिज़ी, और कुछ छोटा मोटा पढ़ाई कर लेते हैं। तो इस तरह टाइम पास हो रहा है, बढ़िया तरीके से पास हो रहा है। अवार्ड का आपने जिक्र किया, तो मेजर अवार्ड तो मेरे पास तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, सबसे बड़ा एक अवार्ड मेरे को हाल ही में श्रेयस अवार्ड मिला। यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो कि मैंने उर्वशी रौतेला जो एक्ट्रेस है, और जो हमारे युवराज है, युवराज सिंह क्रिकेटर, वो हो गए, और सुभाष चंद्रा जी न्यूज़ के जो आप ही के जो वो है, हाँ जी, तो ऑनर हैं, तो उनके साथ मैंने शेयर किया। ये हम 4 लोगों को दिया गया। ये बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान था। और अवार्ड तो आपको जो है स्टेज पे बुला के आप अवार्ड कुछ भी दे दो, कोई भी सर्टिफिकेट दे दो, उससे बड़ा ऑनर कुछ भी हो ही नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ जो है हमारे ज़िंदगी की कमाई है, उसको कभी कभी उसको निकाल के देखते रहते, पन्नों को पलटाते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, भाई देखो हमने क्या कमाया, क्या खोया है। खोया तो नहीं, कमाया है, ये सब चीज़ें कमाई है। तो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। अच्छा लग रहा है रिटायरमेंट के बाद। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, लाइफ स्टाइल इज़ क्वाइट डिफरेंट। लेकिन फोर्स मैंने बहुत कुछ दिया है। यहाँ मैं मेंशन भी करना चाहूँगा खास तौर पर ITBP के बारे में। ITBP ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। आई थिंक आई गॉट मोर देन व्हाट आई डिज़र्व। तो इस जो बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है, नो ग्रज। और हाईएस्ट, अपने फोर्स के हाईएस्ट तो नहीं कहूँगा, मैं अजी रैंक तक पहुँचा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो बहुत बढ़िया है, सो फार नो ग्रज, बढ़िया चल रहा है ज़िंदगी।
चलिए, आगे भी आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया रहनी चाहिए, यही आप हमारी शुभकामनाएं हैं। जी पॉडकास्ट को समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संदीप, थैंक यू वेरी मच। जी पॉडकास्ट में हमारी बातचीत हो रही थी आईजी प्रेम सिंह से। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये बातचीत कुछ इंटरेस्टिंग लगी होगी। जल्द मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।